चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अपने इस कोर्स में आज हम लोग सीटेट में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों, ये जो विचार है वो जीन पियाजे का है। जीन पियाजे ने ये कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा और उनको सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा। अगर मैं पियाजे की बात करूं तो पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली जो अवस्था इन्होंने बताई वो संवेदी पेशी अवस्था बताई, जिसको हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। ये अवस्था 0 से 2 साल है। इसमें बच्चा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को अर्जित करता है, यानी कि आँख, कान, नाक, मुंह से ज्ञान अर्जित करता है। दूसरी जो अवस्था जीन पियाजे ने बताई वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इन्होंने ये बताया कि बच्चे जो होते हैं उनमें वस्तु अस्थायित्व आ जाता है और वो भाषा और संप्रेषण करना शुरू कर देते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खेल की अवस्था कहा गया। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था बताई वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इन्होंने ये बताया कि इस अवस्था में बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में जो उनके सामने होती है मूर्त चिंतन करने लगते हैं, यानी कि तार्किक चिंतन इसी अवस्था से शुरू होता है। लेकिन अमूर्त चीज़ों के बारे में ये चिंतन बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अवस्था है वो 7 से 12 साल है, जबकि जो दूसरी अवस्था पियाजे ने बताई थी वो 2 से 7 साल बताई थी। चौथी अवस्था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में जो चिंतन होता है वो वस्तुनिष्ठ हो जाता है, उसका सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये 4 अवस्था पियाजे ने बताई। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को खुद सृजन करते हैं। तो पियाजे के बारे में आपने जान लिया, बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले पावलोव की बात करें तो इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है। इन्होंने CR थ्योरी यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी दिया, जिसको हिंदी में हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को देने के लिए प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पे किया था। इन्होंने कुत्ते के सामने 2 उद्दीपक रखे, खाना और घंटी। पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाई, फिर उसके सामने खाना रखा। तो ये देखा गया कि कुत्ता घंटी और खाना दोनों से अनुकूलित हो गया, यानी कि घंटी बजने पे जब खाना दिया जाता था उसके सामने रखा जाता तो वो खाना देख के लार टपकाता था। कुछ दिनों के बाद इन्होंने पावलोव ने ये किया कि कुत्ते के सामने सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी ही बजाई और उसको खाना नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह से उतनी ही मात्रा में लार टपकी जितना खाना देख के कुत्ता टपकाता था। इस प्रकार पावलोव ने अपने इस प्रयोग शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चों में क्या होता है, जब हम उनको अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार दोहराते हैं तो वो वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो ये था पावलोव का सिद्धांत। पावलोव के बाद हम युंग के बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। कितने भाग में इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा? 3 भाग में। पहला जो इन्होंने कहा वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा इन्होंने बताया बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा इन्होंने जो बताया वो उभयमुखी व्यक्तित्व बताया।
अब तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बालक जो होता है वो चिंतनशील होता है, एकांत प्रिय होता है, अपने विचारों को दूसरों तक नहीं जाने देता, यानी कि दूसरों के सामने वो बात करने से हिचकिचाता है। जबकि बहिर्मुखी वाला जो व्यक्तित्व वाला जो बालक होता है वो बहुत ही बातूनी होता है, जो उसके मुंह में आता है वो बोल देता है, हर परिस्थिति में वो घुल मिल जाता है। जबकि उभयमुखी व्यक्तित्व वाले बालक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुणों से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, यानी कि इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी आपने जान लिया। स्किनर की बात करें तो इनका नाम BF स्किनर था। इन्होंने अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था। तो चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। 4 जोड़ा है। पहले जोड़े में आपको दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा और उसके साथ अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल लिखा है। तो दोस्तों जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, अभी मैंने बताई पियाजे के अनुसार ये चौथी अवस्था होती है, और इस अवस्था में बच्चे में जो सोचने की समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही विस्तृत हो जाती है। अनुकरण के द्वारा इस अवस्था में बच्चा नहीं सीखता है, इसलिए ये वाला जोड़ा गलत हो जाएगा। दूसरे जोड़े की मैं बात करूं तो शैशवावस्था के साथ ये कहा गया कि तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। शैशवावस्था 0 से 5 साल ही होती है। अगर मैं पियाजे के अकॉर्डिंग देखूं, संवेदी पेशी अवस्था वो 0 से 2 ही साल है, तो 2 साल में बच्चे में तर्क करने की क्षमता नहीं आती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला जोड़ा भी गलत हो जाएगा। तीसरे जोड़ा की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होती है। ये खेल की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। इसमें बच्चा निगमनात्मक विचार नहीं रखता है। निगमनात्मक विचार तो बच्चे को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है, इसलिए ये वाले ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जब 3 गलत तो चौथा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होता है, पियाजे के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सही गलत में भेद करना सीख जाता है। ठीक है, समय बताने लगता है, उचित अनुचित पहचानने लगता है, यानी कि वो साधारण और वर्गीकरण करना सीख जाता है। तो यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग जो चौथा वाला, जो यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें ये पता चला कि बच्चे में वर्गीकरण करने की क्षमता आ जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन को सही मानेंगे। अगला सवाल है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगर बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, तो वो किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो वो कार्य और कारण के समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगला जो सवाल है ये कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, मल्टीलिंग्विस्टिक होती हैं। इसे एज ए टीचर हमें किस रूप में देखना चाहिए? क्या ये समस्या है बहुभाषा होना कक्षाएं, या फिर संसाधन है, बाधा या परेशानी है? तो दोस्तों जो कक्षाएं हैं अगर बहुभाषी हैं तो इसको हमें एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों वाइगोस्की ने जो अपना सिद्धांत दिया वो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में 3 चीज़ों पे बल दिया, समाज, संस्कृति और भाषा। समाज, संस्कृति और भाषा, ये 3 चीज़ पे इन्होंने बल दिया और कहा कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ बच्चे परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए। तो दोस्तों कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। कौन कौन? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो
कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में जो पहला स्तर बताया वो पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। दूसरा इन्होंने बताया रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको हम लोग परंपरागत नैतिकता का स्तर कहते हैं। तीसरा इन्होंने बताया उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको हम लोग उत्तर परंपरागत नैतिकता स्तर कहते हैं। तीनों स्तरों में इन्होंने दो दो अवस्थाएं बताई, पहली आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था। दूसरे स्तर में इन्होंने भी दो अवस्था बताई, पहली प्रशंसा की अवस्था, दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तीसरे स्तर में भी इन्होंने दो अवस्थाएं बताई, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था।